तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था उसी से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज पिंडों की टक्कर या संघट। देखिए बच्चों, जब भी दो या दो से अधिक पिंड एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं तो अन्योन्य क्रिया में उनकी जो ऊर्जा है या संवेग है वो परिवर्तित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसी जो अन्योन्य क्रिया है उसको हम टक्कर कहते हैं। ये जो टक्कर है ये दो प्रकार की होती है। पहली संपर्क में आए बिना टक्कर, और दूसरी संपर्क में आने के बाद जो टक्कर होती है। तो एक स्पर्शी टक्कर और दूसरी टक्कर को हम कहते हैं अस्पर्शी टक्कर। हमारे सिलेबस में स्पर्शी टक्कर के बारे में ही हमें पढ़ना है आज। ये जो स्पर्शी टक्कर है जिसमें दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और टक्कर करते समय इन पिंडों के जो टक्कर करने से पूर्व जो पिंडों के वेग हैं और टक्कर करने के पश्चात जो पिंडों के वेग है उनका आकलन हम करेंगे इस टॉपिक में। लेकिन जो पिंडों के वेग से संबंधित राशियां हैं जैसे कि संवेग और गतिज ऊर्जा, उनमें क्या परिवर्तन होता है या परिवर्तन नहीं होता है, उसके आधार पर इस टक्कर को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है प्रत्यास्थ टक्कर या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं हम? ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के पश्चात पिंडों का जो वेग होता है, संवेग होता है, और पिंडों की जो कुल गतिज ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है। टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात पिंडों के कुल संवेग, यानी हम कहें निकाय के कुल संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और निकाय की कुल गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी निकाय में मान लीजिए दो पिंड है, तो अगर मैं पहले पिंड को ए पिंड मानूं और दूसरे पिंड को मैं बी पिंड मानूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी दोनों पिंडों का जो कुल संवेग है वो टक्कर से पूर्व जितना था, टक्कर के पश्चात भी ये संवेग, दोनों का संवेग उतना ही रहेगा। साथ ही दोनों की जो कुल गतिज ऊर्जा थी, यहां पर देखो एक शब्द में काम में ले रहा हूं, कुल गतिज ऊर्जा और कुल संवेग। कुल संवेग का मतलब यह है कि इन दोनों का संवेग आपको जोड़ना है, और कुल गतिज ऊर्जा का मतलब यह है कि दोनों की जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो आपको जोड़नी है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों की गतिज ऊर्जाओं का जो योग है वो टक्कर से पूर्व जितना था टक्कर के पश्चात भी यदि उतना ही रहता है। साथ ही संवेग का मान टक्कर से पूर्व, दोनों की कुल संवेग का मान जो है वो टक्कर से पूर्व जितना है टक्कर के पश्चात भी यदि उतना ही रहता है तो ऐसी टक्कर को हम कहते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। अब इसमें दूसरे प्रकार की जो टक्कर है उसे हम कहते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर जो है वो एक ऐसी टक्कर है जिसमें टक्कर से पूर्व पिंडों का जो कुल संवेग है, यानी निकाय का जो कुल संवेग है, और टक्कर के पश्चात जो कुल संवेग है वो तो संरक्षित रहता है, यानी संवेग में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक पिंड के संवेग में परिवर्तन हो सकता है। यहां पर एक खास बात मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए दो पिंड ए और बी है, तो ए और बी के संवेग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ए और बी का जो कुल संवेग है, यानी इनके संवेगों का जो योग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनकी जो गतिज ऊर्जाओं का योग है उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी हम ये कहेंगे कि टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात पिंडों का कुल संवेग तो सुरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहती है। ऐसी टक्कर को हम कहते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। ये अप्रत्यास्थ टक्कर भी दो प्रकार की होती है, एक अप्रत्यास्थ टक्कर और दूसरी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर उस टक्कर को हम कहते हैं जिसमें टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक ही वेग से गति करने लगते हैं, जबकि टक्कर के पश्चात यदि पिंड एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं तो इसे हम अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यास्थ टक्कर के ही दो रूप है, लेकिन दोनों में खास बात क्या है? अप्रत्यास्थ टक्कर हो चाहे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हो, दोनों पिंडों का या तीन पिंड या चार पिंड जो भी टकरा रहे हैं उन सभी पिंडों का जो कुल संवेग है वो कुल संवेग तो सुरक्षित रहता है, लेकिन इन पिंडों का जो गतिज ऊर्जा है वो सुरक्षित नहीं रहती है। कुल संवेग तो सुरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहती है। तो ये जो है ये इस टक्कर में महत्वपूर्ण बात है कि दोनों पिंडों का कुल संवेग सुरक्षित रहता है जबकि गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में, लेकिन प्रत्यास्थ टक्कर हो चाहे अप्रत्यास्थ टक्कर हो, टक्कर से पूर्व जो पिंड गति कर रहे हैं, मान लीजिए पिंड है ये टक्कर से पूर्व, ये एक पिंड है टक्कर से पूर्व एक दिशा में गति कर रहा है, ये दूसरा पिंड है टक्कर से पूर्व एक दिशा में गति कर रहा है। यदि इनके गति का जो पथ है यानी गति की जो दिशा है
वो दिशा, ध्यान से समझ रहा मेरी बात को, यदि इनकी गति की दिशा टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात एक ही रेखा के अनुदिश हो, यानी कि अगर इनकी गति की दिशाओं को मैं मिलाऊं तो हमें एक रेखा प्राप्त हो, तब हम कहेंगे ये जो टक्कर है वो एक विमीय टक्कर है। और यदि टक्कर के पश्चात दोनों ही पिंड अलग अलग दिशाओं में गति करे तो इसे हम कहेंगे द्विविमीय टक्कर। अलग अलग दिशाओं में भी कैसे? दोनों एक ही तल में गति करने चाहिए, लेकिन अगर टक्कर दो से अधिक पिंडों की हो रही है तो हो सकता है कि वो तीनों ही पिंड अलग अलग दिशाओं में गति करें, और अलग अलग दिशाओं के साथ साथ तीनों ही पिंड जो है वो संपूर्ण आयतन में किसी भी दिशा में गति कर पाए, तब ऐसी टक्कर को हम त्रिविमीय टक्कर कह सकते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल दो ही है, एक विमीय सीधी टक्कर और दूसरा है द्विविमीय यानी कि त्रियक टक्कर। तो एक विमीय टक्कर किसको कहेंगे हम? दो या दो से अधिक पिंडों की ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के पूर्व और टक्कर के पश्चात पिंडों की जो गति की दिशा है उनको अगर हम मिलाएं तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। तब हम इस टक्कर को कह सकते हैं कि ये दो पिंडों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर है। अब ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो तब हो सकती है जब दो पिंड एक दूसरे की और गति करते हुए आमने सामने टक्कर करें, और दूसरा तब जबकि दोनों पिंड एक ही दिशा में गति करते हुए लेकिन अलग अलग वेग से गति करते हुए एक दूसरे से टकरा जाए, तब भी ये जो टक्कर है इसे हम एक विमीय यानी कि सीधी टक्कर कह सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में। अब देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि दो कणों की टक्कर है, सीधी टक्कर है और प्रत्यास्थ टक्कर है। प्रत्यास्थ टक्कर है इसका मतलब टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात पिंडों का जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहेगा, लेकिन इनकी कणों की गति के जो पथ है उसकी अगर हम बात करें तो वो जो पथ है वो नहीं बदलेगा। वो जो पथ है वो हमेशा वही बना रहेगा। वही बने रहने का मतलब उसी दिशा में नहीं है, वही बने रहने का मतलब उसी रेखा के अनुदिश ही ये गति करेंगे, चाहे उसी दिशा में गति करें चाहे उसकी विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। जिस दिशा में पहले गति कर रहे थे या तो उसकी विपरीत दिशा में गति करेंगे या उसी दिशा में गति करेंगे, लेकिन इनकी जो गति है उस गति का जो पथ होगा वो एक सरल रेखा के अनुदिश होगा, टक्कर से पूर्व भी और टक्कर के पश्चात भी। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि इन पिंडों की जो कुल गतिज ऊर्जा है वो भी संरक्षित रहेगी। अब हम एक एजम्पशन ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास में दो पिंड है। पहला जो पिंड है उसका जो द्रव्यमान है वो है m1, दूसरा जो पिंड है उसका जो द्रव्यमान है वो है m2। ठीक है, m2 इसका द्रव्यमान है। टक्कर से पूर्व इनके जो वेग हैं वो है u1 और u2। टक्कर के पश्चात इनके जो वेग हैं वो हो जाते हैं v1 और v2। अब हम सब जानते हैं कि जब दो पिंड टक्कर करेंगे तो उनके द्रव्यमान में तो परिवर्तन नहीं होगा लेकिन वेग में परिवर्तन हो सकता है। तो अगर मैं संवेग संरक्षण का नियम काम में लूं तो मैं कह सकता हूं कि टक्कर से पूर्व पिंडों का कुल संवेग और टक्कर के पश्चात पिंडों का जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है, यानी कि बराबर रहता है। अगर मैं टक्कर से पूर्व पिंडों का कुल संवेग निकालना चाहूं तो मेरे पास में कितना आएगा हम देख लेते हैं, और टक्कर के पश्चात अगर मैं कुल संवेग निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा वो भी हम देख लेते हैं। और ये जो कुल संवेग है वो क्या रहेगा? हमेशा संरक्षित रहेगा। देखते हैं, मान लीजिए पहले पिंड का संवेग टक्कर से पूर्व p1 है, ठीक है, और टक्कर से पूर्व दूसरे पिंड का जो संवेग है वो है p2। टक्कर के पश्चात पहले पिंड का संवेग हो जाता है मान लीजिए p1 डैश, और दूसरे पिंड का जो संवेग है वो हो जाता है मान लीजिए p2 डैश। तब हम कहेंगे टक्कर से पूर्व दोनों पिंडों का कुल संवेग यानी p1 प्लस p2, और टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों का कुल संवेग यानी कि p1 प्लस p2, p1 डैश प्लस p2 डैश, ये दोनों बराबर आने चाहिए। अब हमने पहले पुराने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, पहले जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उनमें हमने पढ़ा था कि संवेग जो होता है, किसी भी कण का संवेग जो होता है वो एक सदिश राशि है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन पर तीर के चिन्ह लगाने हैं। हम ये भी मान रहे हैं कि टक्कर से पूर्व जो पिंड है वो एक ही दिशा में गति कर रहे हैं और टक्कर के पश्चात भी ये पिंड एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हम ये मान रहे हैं, जंक्शन हम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि सभी पिंडों के जो संवेग हैं वो एक ही दिशा में होने चाहिए, टक्कर से पूर्व भी और टक्कर के पश्चात भी। लेकिन इनमें कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा उसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब अगर मैं P1 P2 और P1 डैश और P2 डैश के मान रखना चाहूं तो हम सब जानते हैं संवेग का जो मान होता है वो होता है द्रव्यमान m1 इंटू द्रव्यमान m1 इंटू वेग u1। फिर दूसरे पिंड के लिए अगर हम लें तो द्रव्यमान m2 इंटू वेग u2 बराबर टक्कर के पश्चात पहले पिंड का संवेग, तो द्रव्यमान तो उतना का उतना ही है, लेकिन वेग बदल करके कितना हो गया है, v1 हो गया है। दूसरे पिंड के लिए अगर हम देखें तो द्रव्यमान तो उतना का उतना ही है m2, लेकिन वेग बदल करके हो गया है v2। इसको हम यहां लिख देते हैं बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। अब अगर मैं यहां से पक्षांतरण करना चाहूं, इस m1 v1 को इस तरफ ले जाना चाहूं, लेफ्ट साइड में ले जाना चाहूं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर, दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, m2 v2 तो ऑलरेडी है, और ये जो m2 u2 है इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास में हो जाएगा माइनस का m2 u2। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर दोनों साइड में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यहां पर दोनों ही साइड में से, पहली लेफ्ट साइड में से तो m1 को कॉमन ले सकते हैं और राइट साइड में m2 को कॉमन ले सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में मैंने m1 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास में, u1 माइनस v1 बराबर, राइट साइड में हमने m2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास में, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 u2। ठीक है। और अगर अब मैं इससे आगे बढ़ूं तो ये तो हमने देखा कि संवेग संरक्षण के नियम से हमें प्राप्त हो गया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जब दो पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उनकी जो कुल गतिज ऊर्जाएं हैं वो भी संरक्षित रहती है, यानी कि इन पिंडों की टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा का जो कुल मान है वो टक्कर के पश्चात पिंडों की जो कुल गतिज ऊर्जा है उसके मान के बराबर होता है। अब अगर मैं पहले पिंड की गतिज ऊर्जा को k1 मानूं, दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा को k2 मानूं, तो टक्कर से पूर्व इनकी कुल गतिज ऊर्जा हो गई k1 प्लस k2, और टक्कर के पश्चात हम मान लेते हैं k1 डैश और k2 डैश। तो हम क्या कहेंगे कि भाई टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा k1 प्लस k2 और टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा k1 प्लस k2 डैश, इन दोनों का जो योग है वो बराबर रहेगा। यानी टक्कर से पूर्व अगर हम k1 और k2 को जोड़े और टक्कर के पश्चात k1 डैश और k2 डैश को जोड़े तो ये बराबर आना चाहिए। अब हम सब जानते हैं गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 द्रव्यमान m इंटू वेग का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर। तो पहले पिंड के लिए अगर मैं टक्कर से पूर्व निकालना चाहूं तो टक्कर से पूर्व वेग है u1, इसका स्क्वायर हो गया। अब दूसरे पिंड के लिए मैं निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 1/2 m2 इंटू u2 का स्क्वायर। इसी तरीके से टक्कर के पश्चात अगर हम ले तो 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया यहां से। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो देखते हैं, पहले की तरह हम यहां पर भी क्या करेंगे, हाफ m1 v1 को मैं एक साइड में लूंगा, m1 के पद जो है उनको एक साइड में ले लेता हूं और m2 के पदों को एक साइड में ले लेता हूं। तो मैंने यहां पर इसको इस तरीके से लिख दिया 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर बराबर, दूसरी साइड में हमारे पास में क्या आ गया, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी था, माइनस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ये हमारे पास में दूसरी साइड में आ गया। अब अगर हम इनमें से कॉमन लेना चाहें
ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए मैं यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि ये जो ऊपर हमने लाइन लिखी हुई है इसको हम समीकरण नंबर दे देते चाहो तो, समीकरण नंबर 1 ये हमारे काम आएगी अभी। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप देखोगे क्या कॉमन आ रहा है, लेफ्ट साइड में तो हाफ m1 कॉमन आ रहा है और राइट साइड में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, राइट साइड में हाफ m2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में से हम हाफ m1 को कॉमन ले लेते हैं, ये हाफ और m1 को कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास में, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m2 इंटू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? मुझे लगता है कि यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपके। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ 1/2 से 1/2 कट गया, 1/2 कट गया ना। अब 1/2 से 1/2 कट गया तो हमारे पास में क्या बचा हुआ है, हमारे पास में जो बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। हमारे पास में बचा हुआ है यहाँ पर m1 लेफ्ट साइड में इंटू u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर m2 इंटू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का भाग दूंगा। तो देखते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यहां पर लिख देता हूं मैं जिससे हम पीछे इक्वेशन को देख सकें। पहले इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट साइड लिख देते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2 में देख सकते हो लेफ्ट में क्या है, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं, हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास में क्या है, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये तो होगी लेफ्ट साइड की बात। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास में थी, इक्वेशन नंबर हमारे पास में ये देख सकते हो एक है, इसका लेफ्ट साइड क्या है, m1 इंटू u1 माइनस v1। तो यहां पर हम इसे डिवाइड कर देते, देखो m1 u1 माइनस v1, ये तो हो गया दोनों का लेफ्ट साइड। अब दोनों की राइट साइड देखते हैं तो इस इक्वेशन का जो राइट साइड है, राइट साइड है वो क्या है, m2, ये रहा राइट साइड, m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर जो 1 है उसका जो राइट साइड है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फर्क कितना सा है, इक्वेशन 2 में तो स्क्वायर है और इक्वेशन 1 में स्क्वायर नहीं है, वो भी ब्रैकेट में केवल। m2 में तो m2 की पावर तो दोनों में सेम है, केवल v2 और u2 की पावर जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में 2 है और इक्वेशन नंबर 1 में 1 है। तो हम लिख देते हैं इसको भी, m2 इंटू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन m2 इंटू v2 m2 इंटू v2 माइनस u2। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं तो देखो m1 से m1 कट गया बच्चों और m2 से m2 कट गया। क्या बचा हमारे पास में, तो लेफ्ट साइड में तो आपके पास में जो बचा है उस समीकरण को लिखने से पहले मैं एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, लेकिन चलो पहले एक बार लिख लेते हैं बाद में फॉर्मूला लगा लेंगे। u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये तो बचा है लेफ्ट साइड में ऊपर अंश में, और नीचे हर में क्या बचा है, u1 माइनस v1 बराबर राइट साइड में हमारे पास में क्या बचा हुआ है, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2।
ये V2 माइनस U2 हो गया। अब बच्चों देखो एक खास बात, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं काम में लेने वाला हूं, और वो फॉर्मूला आप सब ने पढ़ा है, कक्षा 10 में भी पढ़ा है, कक्षा 9 में भी पढ़ा है, और हो सकता है कक्षा 8 में भी आपके आया हो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना बच्चों फॉर्मूला ये। अब ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों के लेफ्ट और राइट में जो अंश में राशि दी हुई है उस पर लगाएंगे। लगा देते हैं। तो ए और बी की जगह कौन है, U1 और V1 है, ठीक है, लेफ्ट साइड में तो, और राइट साइड में कौन है, V2 और U2 है। तो तुलना करते हुए हम क्या कहेंगे, ऊपर हमारे पास में क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो आपके पास में आ जाएगा U1 प्लस V1, U1 प्लस V1 इंटू U1 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस V1, ये तो हो गया लेफ्ट साइड आपका, ठीक है। अब देखो राइट साइड में क्या आएगा, बराबर, राइट साइड में क्या जाएगा, ए की जगह अब आ गया है V2 और बी की जगह अब आ गया है आपके पास में U2, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, V2 प्लस U2 इंटू V2 माइनस U2, ठीक है। और नीचे जो हर है, उस हर में हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं, हर में हमारे पास में आ जाएगा V2 माइनस U2, जो कि आपके पास में ऑलरेडी था। तो अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो U1 माइनस V1 से U1 माइनस V1 कट गया, और V2 माइनस U2 से V2 माइनस U2 कट गया। तो क्या रह गया आपके पास में, इस साइड में रह गया आपके पास में U1 प्लस V1 बराबर बराबर U2 प्लस V2, U1 प्लस V1 बराबर U2 प्लस V2, ये आपके पास में रह गया है, ठीक है। अब ये जो मान हमारे पास में आए हैं, इन मानों को उपयोग में लेते हुए हम क्या करेंगे, इन समीकरणों से जो हमारे पास में ऑलरेडी पहले से थी, उन समीकरणों से वेग का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को मैं काम में लूंगा, U1 प्लस V1 बराबर U2 प्लस V2, ठीक है। यहां से अगर मैं इस V2 को यहीं रहने दूं और U2 को इधर ले आऊं, तो आपके पास में समीकरण क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी U1 प्लस V1 माइनस V2, सॉरी माइनस U2 U2 बराबर V2, ये V2 का मान आया हमारे पास में, ठीक है ना। ये जो V2 का मान है, ये हम एक समीकरण में रखने वाले हैं, और वो कौन सी समीकरण में हम रखने वाले हैं, तो जिस समीकरण में हम रखने वाले हैं वो समीकरण हमने पढ़ी थी, वो समीकरण थी हमारे पास में, सबसे पहले जो हमने समीकरण निकाली थी संवेग संरक्षण की, M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2 इंटू V2, M2 इंटू V2 था। ये जो V2 है हमारे पास में, जो हमने पहली समीकरण में संवेग संरक्षण के मान में निकाला था, इस V2 के स्थान पर हम ये जो V2 का मान निकाला ये रखेंगे। अब तो रख देते हैं, देखो V2 का मान कितना है, U1 प्लस V1 माइनस U2, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। तो ब्रैकेट को खोलने पर हमारे पास में लेफ्ट साइड में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, M1U1 प्लस M2U2, ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज है, और राइट साइड में हमारे पास में क्या आएगा, M1V1 प्लस इस M2 को अंदर गुणा किया तो ये हो गया M2 इंटू U1 प्लस M2 इंटू V1 माइनस M2 इंटू U2, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो समीकरण आप देख रहे हो उस समीकरण के राइट साइड में, उस समीकरण के राइट साइड में जितने भी पद दिए हुए हैं, उन सभी पदों में से हम क्या करेंगे, केवल V1 वाले पदों को इधर ही रखेंगे, यानी कि एक तो M2V1 और एक M1V1, इसको यही रखेंगे, बाकी सबको हम लेफ्ट साइड में ले चलते हैं। तो देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा, ये सबको मैं लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूं,
तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी हमारे पास में एक तो है m1u1 प्लस m2u2, ये तो ऑलरेडी है। और देखो यहां से m2u1 ये आ गया हमारे पास में माइनस का m2u1, और क्या आ गया हमारे पास में, एक हमारे पास में ये आ गया माइनस का m2u2 है, इधर आकर के प्लस का m2u2 हो गया, ये प्लस का m2u2। ठीक है, और जो राइट साइड है उस राइट साइड में आपके पास में देखो एक पद तो ये हट गया, एक पद तो ये भी हट गया। ठीक है, सॉरी वो हटा दिया मैंने, गलती से हटा करके लिख दिया, वो पद था आपके पास में m2v1। ठीक है, ये नहीं हटना चाहिए था m2v1। और लेफ्ट साइड वाले पद हम ऑलरेडी लिख चुके, तो इनको भी मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। तो हमारे पास में राइट साइड में क्या बचा, केवल एक तो बचा m1v1 और एक बचा आपके पास में m2 इंटू v1। ठीक है, अब देखो जो एक जैसे पद हैं उनको जोड़ लेते हैं, और जो एक जैसे पद नहीं है उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखोगे कि जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड वाले पदों में से ये जो पहला पद है और ये जो तीसरा पद है, इन दोनों में से u1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया। क्या बच गया आपके पास में ब्रैकेट में m1 माइनस m2, और ये ब्रैकेट में कॉमन आ गया u1। और जो दूसरा और चौथा पद है ये दोनों एक जैसे हैं। अब देखो x प्लस x होता है तो कितना हो जाता है 2x। तो ऐसे ही m2u2 को m2u2 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू m2, 2 इंटू m2 इंटू u2। ठीक है, m2 इंटू u2 बराबर, लेफ्ट साइड में राइट साइड में आप देखोगे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, v1 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया m1 प्लस m2 इंटू v1। अब v1 को लेफ्ट साइड में रहने दो, और ये जो m1 प्लस m2 है इसको राइट साइड में ले जाओ। तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ये कहां चला जाएगा, अभी यहां पर गुणा में है और राइट साइड में जाते ही ये भागफल में आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। अभी आपके पास में लेफ्ट साइड में क्या क्या है, आपके पास में लेफ्ट साइड में है m1 प्लस सॉरी माइनस m1 माइनस m2 इंटू u1, एक पद तो ये है, दूसरा पद है आपके पास में 2 इंटू m2 इंटू u2, और ये जो m1 प्लस m2 ये नीचे आ गया m1 प्लस m2। ठीक है, और राइट साइड में आपके पास में क्या रह गया, राइट साइड में आपके पास में रह गया इन सबके बराबर में केवल एक चीज, वो है v1। वो क्या है हमारे पास में v1, ये बराबर हो गया v1। ठीक है, तो v1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आ गई, v1 बराबर आ गया हमारे पास में। अब देखो इसको सेपरेट कर रहा हूं मैं, जैसे x प्लस वाई बटा 2 हो तो इसको अपन लिख सकते हैं x बटा 2 प्लस y बटा 2, यानी इस 2 को x के साथ में भी लिखा जा सकता है और इस 2 को y के साथ में भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जो नीचे m1 प्लस m2 है इसको हम क्या करेंगे, सभी के साथ में लिखेंगे। तो लिख देते हैं, देखो आपके पास में एक तरफ तो है v1, ये v1 तो एज इट इज रह गया। ठीक है, बराबर, और इधर आप देखोगे एक बार तो ये m1 माइनस m2 इंटू u1 के साथ में m1 प्लस m2 आएगा, तो ये हो गया हमारे पास में देखो m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर, सॉरी बराबर नहीं प्लस, प्लस दूसरा पद क्या हो गया, ये जो 2m2u2 है प्लस 2m2u2, इसके साथ में भी हमारे पास में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब एक बार फिर से इसको अपन दोहरा लेते हैं, ये जो हमने पढ़ा है अभी तक उसको एक बार हम जल्दी जल्दी दोहरा लेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जब पेन से लिखा जाता है समीकरण को तो बहुत बड़े स्क्रीन पर केवल एक ही समीकरण आ पाता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी समझने में दिक्कत हो जाती है। तो हम जो यहाँ पर पीडीएफ में समीकरण दिया हुआ है उससे भी इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। आप देख सकते हो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व पिंडों का कुल संवेग बराबर टक्कर के पश्चात पिंडों का कुल संवेग। अगर मैं टक्कर से पूर्व कुल संवेग निकालूं तो कितना होगा, पहले पिंड का संवेग m1u1, दूसरे का m2u2, टक्कर के पश्चात पहले पिंड का संवेग m1v1, दूसरे का m2v2। ठीक है, चाहो तो आप इसको अभी इस तरफ लेके चला जाओ, इस तरफ लेके चले जाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जैसे इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा m1
U1 माइनस M1 V1, और दूसरी तरफ आपके पास में हो जाएगा M2 V2 माइनस M2 इंटू U2। इन दोनों में से M1 कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से M2, और जैसे ही हम इन दोनों में से M1 कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारे पास में समीकरण आ गई है ये वाली, M1 माइनस U1 माइनस M1 इंटू U1 माइनस V1, और राइट साइड में हो गया आपके पास में M2 कॉमन आते ही M2 V2 माइनस U2। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया, ये समीकरण नंबर 1 से आई है ये समीकरण, ये जो समीकरण है इस समीकरण से ये समीकरण नंबर 3 हमारे पास में आ गई है। अब अगर मैं प्रत्यास्थ टक्कर के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना चाहूं तो गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा का मान अगर हम निकालें तो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा हाफ M1U1 का स्क्वायर प्लस दूसरे पिंड की हाफ M2U2 का स्क्वायर। अब टक्कर के पश्चात निकालें तो 1/2 M1V1 का स्क्वायर और टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 M2V2 का स्क्वायर। वही पहले की तरह जैसे इसमें हमने पक्षांतरण किया है इसमें भी हम पक्षांतरण कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहां पर ये जो M1 हाफ M1V1 है इसको इस तरफ ले जाओ और हाफ M2V2 को इस तरफ ले आओ। ठीक है, तो लेफ्ट में एक पद तो हो जाएगा हाफ M1U1 स्क्वायर का और एक हो जाएगा हाफ M1V1 स्क्वायर का, और दोनों में से हाफ कॉमन आएगा M1 कॉमन आएगा तो आपके पास में रहेगा U1 का स्क्वायर, चूंकि ये पद इधर प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का V1 का स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हो बराबर। राइट साइड में हम देखें तो राइट साइड में 1/2 M2, ठीक है, और V2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 1/2 M2U2 का स्क्वायर लेकर आएंगे तो दोनों में से 1/2 और M2 कॉमन आ जाएंगे और क्या रहेगा तो हाफ M2V2 स्क्वायर में V2 स्क्वायर तो रहेगा पॉजिटिव, और ये जो हाफ M2U2 स्क्वायर है ये वाला पद ये हो जाएगा दूसरी तरफ आकर के नेगेटिव, इसलिए हो जाएगा माइनस का U2 स्क्वायर। दोनों में से हाफ M2 कॉमन आ गया, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया सॉरी दोनों में से दोनों में से हाफ कैंसिल हो गया है। अब हाफ कैंसिल हो गया तो आपके पास में क्या बचा, लेफ्ट में तो बचा है M1 इंटू U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हो ये समीकरण में लिखा हुआ है, और राइट में बचा हुआ हाफ M2V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर, जो कि इस समीकरण में रखा हुआ है। यानी ये बन गई आपके पास में समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 3 का भाग दीजिए, लेफ्ट में लेफ्ट का राइट में राइट का, तो ये तो समीकरण नंबर 4 का लेफ्ट भाग, ये समीकरण नंबर 3 का लेफ्ट भाग, ये समीकरण नंबर 4 का राइट भाग, और ये समीकरण नंबर समीकरण नंबर 3 का राइट भाग। तो लेफ्ट भाग क्या है, समीकरण 4 का जो लेफ्ट भाग है वो है M1U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन M1U1 माइनस V1, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया है M2V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर बटा M2V2 माइनस U2। अब आप यहां देख सकते हो M2 से M2 कट गया, M1 से M1 कट गया, और जो हमारे पास में बचा हुआ है उसमें नीचे की तरफ तो आपके पास में है U1 माइनस V1 और दूसरी तरफ है V2 माइनस U2, लेकिन अंश में है आपके पास में U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ है V2 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर। इसमें हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं हम, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं यहां पर, देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में तो है U1 V1 का स्क्वायर, तो इसको हम खोलेंगे तो जाएगा U1 प्लस V1 इंटू U1 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस V1। ये देखो U1 माइनस V1 से U1 माइनस V1 कट गया, तो क्या रह गया आपके पास में U1 प्लस V1। ठीक है, तो एक साइड में तो हमारे पास में रह गया U1 प्लस V1 बराबर। अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने पर हमारे पास में क्या आएगा V2 का स्क्वायर यानी कि V2 प्लस U2 माइनस इंटू V2 माइनस U2 अपॉन नीचे क्या है V2 अप V2 माइनस U2। तो देखो ये V2 माइनस U2 से V2 माइनस U2 कट गया, क्या रह गया आपके पास में V2 प्लस U2। ठीक है, तो ये समीकरण जो है आप देख सकते हो ये लिखी हुई है U1 V1
बराबर V2 प्लस U2। अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने V1 V2 का मान निकाल करके और समीकरण में रखा था, लेकिन इसमें क्या किया हुआ है, इसमें किया हुआ है V1 का मान रख करके। हमको दोनों ही करने हैं, एक बार V1 का मान निकाल करके V2 की जगह रखना है, V1 की जगह रखना है समीकरण में, और एक बार V2 का मान निकाल करके V2 का इस समीकरण से, ये जो समीकरण 5 आई है, इस समीकरण से एक बार V1 का मान रखना है और एक बार V2 का। जब V1 का मान रखोगे तो पूरे समीकरण से V1 गायब हो जाएगा और ओनली V2 रह जाएगा, जिसका मान हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और जब V2 का मान रखोगे, जैसा कि आगे रखा हुआ है, तो पूरे समीकरण से V2 गायब हो जाएगा और आपके पास में V1 का मान आ जाएगा। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हम V1 का मान रखते हैं। V1 का मान रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस U1 को जो कि आपके इस साइड में दिया हुआ है, इसको आपको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, ये दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ ले गए तो क्या बन गया, V2 प्लस U2 माइनस U1। अब एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ये इक्वेशन आप देख सकते हो यहां पर है। इस इक्वेशन में ये जो M1 V1 है, यहां पर V1 की जगह पर हम ये मान रखेंगे। तो ये देखो, हम ये V1 की जगह पर ये मान रखने वाले हैं। तो लेफ्ट साइड में तो सेम है हमारे पास में M1 U1 प्लस M2 U2, और राइट साइड में देखो M1 जो V1 है, उस V1 की जगह हमने रख दिया V2 प्लस U2 माइनस U1। ठीक है, और दूसरा पद M2 इंटू V2 यू के यूं ही है। ब्रैकेट को खोल देते हैं, ब्रैकेट को खोलेंगे तो M1 पहले V1 V2 से गुणा होगा, फिर M1 U2 से गुणा होगा, फिर M1 U1 से गुणा होगा। तो देखो M1 V1 से गुणा हुआ, V2 से गुणा हुआ तो M1 V2 हो गया, U2 से गुणा हुआ तो M1 U2 हो गया, U1 से गुणा हुआ तो M1 U1 हो गया, और जो चिन्ह इनके साथ में वो ये एज इट इज आ गए, और M2 V2 एज इट इज है ही हमारे पास में। लेफ्ट में M1 U1 M2 U2 है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहां से, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली इस V2 और इस V1 का मान ज्ञात करना है, ऐसे समीकरण के रूप में जिसमें V2 के समीकरण में V1 नहीं हो और V1 के समीकरण में V2 नहीं हो। तो समीकरण संख्या 5 से हम ज्ञात तो कर सकते, लेकिन समीकरण संख्या 5 से हम देख रहे हैं कि जब हम V1 का मान निकाल रहे हैं तो उसमें V2 आ रहा है, और V2 का मान निकाल रहे हैं तो उसमें V1 आ रहा है। तो V1 या V2 में से किसी एक को गायब करके दूसरे का मान निकालना हो तो आप क्या करें, किसी एक का मान रख दें, जिसका मान रखोगे वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो जो हमारे पास में बचा हुआ है ये पद, इसमें से हम क्या करेंगे, V2 वाले पदों को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब पदों को एक तरफ ले चलते हैं। तो एक तो M1 U2 ये इस तरफ चला गया, और एक M1 U1 इस तरफ चला गया। ठीक है, तो देखो M1 U1 ये तो ऑलरेडी पहले से है, M2 U2 ये भी ऑलरेडी पहले से है, और इधर से देखो M1 U2 जो प्लस का है वो इस तरफ आ गया, तो ये बन गया माइनस, और M1 U1 जो माइनस का है वो इस तरफ आ गया, तो ये बन गया प्लस। ठीक है, और लेफ्ट साइड राइट साइड में आप देख सकते हो M1 V2 और M2 V2, दोनों में से V2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, M1 प्लस M2 इंटू V2। बस अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लेना है, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको रहने देना है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो पद है, इस जो लेफ्ट में था उसको राइट में लिख दिया। जब लेफ्ट के पद को राइट में लिख दो तो राइट के पदों को सभी को लेफ्ट में लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान दोगे तो यहां पर आप देखो M1 U1 और M1 U1 दो बार है, जुड़ गया तो कितना आ गया, 2M1 U1, और इस पद M2 U2 और M1 U2 इन दोनों में से U2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा M2 माइनस M1 इंटू U2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले किया था ठीक उसी तरीके से ये जो M1 M2 है इसको नीचे ले जाओ। नीचे ले जाओगे तो ये इस राशि के हर में भी आ जाएगा और इस राशि के हर में भी आ जाएगा। आप देख सकते हो 2M1 U1 के भी हर में आ गया, और M2 माइनस M1 U2 जो है हमारे पास में उसके हर में भी आ गया। तो ये दोनों के हर में हमारे पास में आ चुका है। इस प्रकार से हमने V2 का मान निकाल लिया। तो V2 का मान निकालने के लिए हमने क्या किया है, अल्टीमेटली ये जो समीकरण 5 आया है इससे V1 का मान संवेग संरक्षण वाले समीकरण में रखा, V2 का मान निकालने के लिए V1 का मान रखा, और अब अगर V1 का मान निकालना हो तो V2 का मान रख दीजिए। देख लीजिए ये हमने आगे रखा हुआ है। इसी समीकरण से V2 का मान निकालो, समीकरण संख्या 5 से। समीकरण संख्या 5 से V2 का मान निकालना हो तो U2 को इधर ले जाओ, क्या जाएगा आपके पास में, U1 प्लस V1 ये तो ऑलरेडी है आपके पास में यहाँ पर इस तरफ, और ये U2 दूसरी तरफ आ गया तो माइनस हो गया। ये जो मान है वो संवेग संरक्षण का ये जो समीकरण हमारे पास में आ रहा था पहले, जहां पर यहाँ पर इसकी जगह V1 था, इसमें अब V1 की जगह मान नहीं रख करके किसकी जगह रखो, V2 की जगह। तो ये देखो V2 की जगह रख दिया हमने,
और वही जैसे पहले किया है, ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोल दिया। ब्रैकेट खोलने के बाद में क्या करना है आपको, V1 के पदों को एक तरफ लेना है और बिना V1 वाले पदों को एक तरफ ले लेना है। जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो घट रहा है उसको घटा दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप V1 का मान निकाल सकते हो। तो V1 और V2 दोनों के मान हमने यहाँ पर निकाल लिए। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या हुआ, हमारा ये उद्देश्य हुआ कि जब भी कोई दो पिंडों की टक्कर हो रही है तो टक्कर के पश्चात उन पिंडों के वेग कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे भाई टक्कर के पश्चात पहले पिंड का वेग हो जाएगा, ये इस समीकरण से निकाल सकते हो, और दूसरे पिंड का वेग इस समीकरण से निकाल सकते हो। अब हम कंडीशन ले सकते हैं इसमें। कंडीशन नंबर 1, स्थिति नंबर 1, कि यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान बराबर हो तब क्या होगा। अगर दोनों पिंडों के द्रव्यमान बराबर हुए, पहले का द्रव्यमान भी m1 और दूसरे का द्रव्यमान भी m1, या हम कहें कि दोनों के द्रव्यमान ही mm हो गए सपोज, तो देखो V1 का मान कितना हो जाएगा, इसी समीकरण से निकाल लेते हैं। V1 बराबर m1 की जगह आ गया m, माइनस m2 की जगह आ गया m, नीचे आ गया m प्लस m इंटू U1, प्लस ऊपर आ गया आपके पास में 2 इंटू m1 की जगह m, और नीचे m1 प्लस m2 की जगह m प्लस m इंटू U2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो ऊपर आप देख रहे हो m से m कट गया यानी 0 आ गया, और 0 बटा 2m इंटू U1 0 ही आएगा, यानी पहला पद तो खत्म हो गया, केवल दूसरा पद बचा है। और दूसरे पद में आपके पास में क्या बचा है, एक तो लेफ्ट में तो है V1 और राइट में क्या है, अंश में है 2m और U2, और नीचे है m प्लस m यानी कि 2m, तो 2m से 2m कट गया, यानी V1 बराबर आ गया U2, V1 बराबर U2 आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम यहां पर जो V2 है उसका मान भी ज्ञात करेंगे, ऐसे हम V2 का मान भी ज्ञात करेंगे। तो V2 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं इस समीकरण से, इस समीकरण से ज्ञात करें तो देखो V2 बराबर 2 m1 की जगह आ गया m अपॉन नीचे आ गया m प्लस m, सीधे 2m लिख सकता हूं मैं इसको, तो मैं सीधे 2m ही लिख देता हूं इसको, m प्लस m 2m हो गया नीचे इंटू U1, ये तो हो गया पहला पद। दूसरा पद क्या होगा, ऊपर m2 की जगह m माइनस ये वाले पद की जगह लिख रहे हैं हम m1 की जगह m अपॉन नीचे m प्लस m 2m इंटू U2, यहां पर देखो m से m कट गया। ठीक है, यानी कि अब ऊपर जो सेकंड वाला पद है वो शून्य हो गया, और इधर देखो 2m से 2m कट गया, तो आपके पास में क्या रह जाएगा, लेफ्ट साइड में V2 और राइट साइड में केवल U1 रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में देखो V2 का मान तो आ गया U1, V2 का मान आ गया हमारे पास में U1, V2 का मान U1 और V1 का मान U2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो समान द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो पहले पिंड का जो टक्कर से पूर्व वेग है वो टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड का वेग हो जाता है, और दूसरे पिंड का जो टक्कर से पूर्व वेग है वो टक्कर के पश्चात पहले पिंड का हो जाता है। अब इसका एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, आपने बचपन में बेटा गोलियां खेली है, कभी गोलियां खेली होंगी, गोलियां कांच की गोलियां, आपने देखा होगा कि आपके पास में समान आकृति की गोलियां होती थी। ये एक गोली है, मान लो ये है M2, ठीक है, और एक गोली आपके हाथ में है जिसका द्रव्यमान है मान लीजिए M1, इन दोनों का द्रव्यमान बराबर है। आप देखते थे कि उस गेम में क्या होता था कि नीचे बहुत सारी गोलियां पड़ी होती थी और आपका एक साथी आपको कहता था कि फला गोली पे निशाना लगाओ, तो आप अपने हाथ से एक गोली को इसकी तरफ फेंकते थे, और फेंकते थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि ये सीधी रेखा में गति करते हुए ये पहली गोली जब दूसरी गोली से टकराती तो दूसरी गोली तो गतिशील हो जाती थी, जबकि पहली गति जो है वो आकर के रुक जाती थी, उसकी जगह आकर के रुक जाती थी, स्टॉप हो जाती थी। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि ये जो टक्कर है वो एक विमीय टक्कर नहीं होती थी, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप हो और ये गोली है, गोली धरातल पर आप इस दिशा में फेंक रहे हो और टक्कर के पश्चात में गोली इस दिशा में गति करती है, तो टक्कर से पूर्व जो गति है और टक्कर के पश्चात जो गति है वो एक रेखा के अनुदिश नहीं है, इसलिए ये एक विमीय नहीं होती है, इसलिए इसके चांस कम होते हैं। लेकिन ऐसा आपने देखा है बहुत बार, आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जिसमें अगर हम
एक वस्तु से किसी स्थिर वस्तु को टक्कर दें तो जो गतिशील वस्तु है वो स्थिर हो जाती है और स्थिर वस्तु जो है वो गतिशील हो जाती है, यदि दोनों का द्रव्यमान बराबर हो तो।